तो जैसा कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है क्रेब्स चक्कर जो संपादित कर लिया था, उसके बाद में जो अगला स्टेप आता है क्रेब्स चक्कर के बाद में, तो वो आता है अगला, वो आता है ईटीएस। क्या आता है डियर स्टूडेंट? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, या इसको जो आप चेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चेन या श्रृंखला भी इसको आप बोल सकते हो। अब देखो, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब हुआ ऑक्सीकारी और फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ फॉस्फोरीकरण। इसके जो खोजकर्ता है ईटीएस के, वो जो खोजकर्ता है डियर स्टूडेंट, वो है लेनिंजर। कौन है? लेनिंजर। लेनिंजर। अब देखो, सबसे पहले जो मन में एक बात आती है वो ये आती है कि दरअसल हमें जो ईटीएस की जरूरत वो क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण रहा कि हमें ईटीएस की जरूरत पड़ी। तो देखो, जब हम जानते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हम जानते हैं टोटल जो एटीपी फॉर्म्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 2। केवल देखो, यहाँ पे मैं केवल एटीपी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो है मैं रिडक्टेज एंजाइम जो है NADPH2, FADPH2 या GTP, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये आप ध्यान रखना, मैं केवल जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं एटीपी के रेफरेंस में, एटीपी के संदर्भ में। तो वहां पे जो है जो कुल जो लाभ हो रहा था वो 2 ही तो हो रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन क्रेब्स साइकिल की। अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो एक जो अपना स्टेप था सक्सिनाइल को एंजाइम, कौन सा? सक्सिनाइल को एंजाइम जो है क्या बनाता है? सक्सिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सक्सिनेट। तो उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और उस दौरान क्या होता है? जो एडीपी होता है, एडीपी प्लस आईपी, ये जुड़ के क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। कितने? एक एटीपी। हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल जो है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से 2 बार क्या होता है? रिटर्न चलता है, वापस से चलता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो एटीपी 1 बन रहा है तो 2 बार चलेगा, तो कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास में एटीपी बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। अब देखना यहाँ पे ये है कि ईटीएस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या बन रहे हैं, जैसे NADPH2 बन रहा है, वहां पे FADH2 बन रहा है, GTP बन रहा है। तो वो सारे के सारे क्या है? वो अपनी एनर्जी जो होती है, जैसे अपन जानते हैं कि एक जो NADPH2 होता है, NADH2 होता है, वो इज इक्वल टू होता है 3 एटीपी के। पहले बता दिया मैंने आपको। एक जो FADH2 होता है वो इज इक्वल टू होता है 2 एटीपी के, और एक जो GTP होता है वो कितने इक्वल होता है? वो होता है 1 एटीपी। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये NADH2 है, FADH2 है और GTP है। ये जो एटीपी की इक्विवेलेंट होता है, ये जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलेगी? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो FADH2 है ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता, तो इसलिए ये क्या करता है? ये ऐसे मान लो, दोस्तों समझने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ये है एक भगत, भगवान का बहुत बड़ा भगत। कौन? NADH2। और इसका जो प्रभु है, इसका जो गॉड है, वो गॉड कौन है? वो है ईटीएस। ठीक है, अब इसके पास में एनर्जी तो है, लेकिन ये इस एनर्जी को अकेला खुद शो नहीं कर सकता। तो ये जाता है कि हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। ईटीएस को बोलता है, NADPH2 क्या बोलता है कि हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। तो जैसे ईटीएस के पास में NADH2 आता है तो ये क्या करता है? इसका उद्धार करके इसको 3 एटीपी में तोड़ देता है। कितने में? 3 एटीपी में इसको क्या कर देता है? जो है डिस्ट्रक्ट कर देता है और एनर्जी यहां से लिबरेट हो जाती है। ऐसे ही FADPH2 जाता है और ऐसे ही GTP जाता है। तो यहाँ पे जो है ये अपने अपने जो एटीपी बनाते रहते हैं, एनर्जी बनाते रहते हैं। तो इसीलिए जो है हमें एनर्जी की फॉर्म में जो एटीपी गेन करने हैं, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें ईटीएस की जरूरत पड़ती है। अब देखो, ईटीएस जो है ये क्या कि अकेला जो है ईटीएस, जैसे केवल ईटीएस की बात करूं, मैं केवल ईटीएस टर्म की बात करूं, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या कॉम्प्लेक्स संकुल है, वो सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसको संपादित करते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है संकुल की, तो सबसे पहले आता है कि ईटीएस संपादित कहाँ होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो आंतरिक झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी।
उसके अंदर संपादित होता है, और सारे के सारे जो संकुल है वो कहाँ है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो आंतरिक झिल्ली है कौन सी, क्रिस्टी, उसके अंदर जो है अपने क्रम में, अपने क्रम का मतलब अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव, जिसकी नेगेटिव वैल्यू है, किसी की पॉजिटिव वैल्यू, हम जानते हैं कि जो रिडक्टिव जो पोटेंशियल होता है या जो हायर पोटेंशियल होता है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, उनको जो है उनके जो है रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसके अनुसार उनको क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं संकुल की। तो पहला संकुल आता है यहाँ पे, वो आता है कौन सा, वो आता है संकुल फर्स्ट। और संकुल फर्स्ट का जो ईटीएस के घटक होते हैं इसके, वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है FMN। कौन होता है, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। कौन होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दूसरा होता है NADH2। कौन सा होता है, NADH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोजन। तो एक हो गया अपने कौन सा, FMN, और एक हो गया NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा हो गया, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। संकुल फर्स्ट में आएगा, ध्यान रखना। अब अगर इस ईटीएस के घटक को संदर्भित करना है, संदर्भित का मतलब होता है इनहिबिट करना है। क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो यहाँ पे इनहिबिटर के रूप में कौन काम में आएगा, तो आता है रेटिनोन या एमाइटर। कौन आता है, रेटिनोन या एमाइटर। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज है या जो FMN है, इसको अगर संदर्भित करना है तो इसके लिए जो इनहिबिटर प्रयुक्त होगा वो कौन सा होगा, रेटिनोन या एमाइटर। अब बात करते हैं संकुल सेकंड की। तो संकुल सेकंड में जो आता है वो आता है FADP। H2 जो है डिहाइड्रोजिनेज है, इसका कोई भी संदर्भक नहीं होता है, मतलब कोई भी इनहिबिटर नहीं होता है। बात करते हैं अपन थर्ड संकुल की। तो थर्ड संकुल की बात की जाए तो यहाँ पे थर्ड संकुल में जो है वह साइटोक्रोम B6। कौन सा है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम C1। ध्यान रखना, ये जो है इंपॉर्टेंट है। और इसका जो संदर्भक होता है वो होता है एंटीमाइसिन। क्या होता है, एंटीमाइसिन। अब देखते हैं हम संकुल फोर्थ को। संकुल फोर्थ में जो ईटीएस के घटक होते हैं वो होते हैं साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और साथ में जो दो कॉपर सेंटर। और इसका जो संदर्भक होता है इनहिबिटर, वो होता है अपने साइनाइड और CO। कौन होता है, साइनाइड और CO। अब बात करते हैं अपन संकुल फिफ्थ की। तो संकुल फिफ्थ की बात की जाए तो यहाँ पे जो ईटीएस का घटक होता है वो होता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज जो होता है, ये एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए एंजाइम होता है, जिसे हम दूसरे नाम एटीपेज से भी जानते हैं। किससे, एटीपेज से। इसका कोई भी संदर्भक नहीं होता है। तो ये था ईटीएस। अब ईटीएस के अंदर जो पोटेंशियल जो होता है उसके अनुसार जो जितने भी जो फॉस्फोराइलेशन होता है, साथ में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है विभिन्न प्रकार के संकुलों द्वारा और इनके घटकों द्वारा, तो वो हम देखेंगे वो क्या करते हैं। तो ईटीएस के अंदर क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी स्ट्रक्चर को पहले अपन देखते हैं। तो ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि एक तो क्या होती है, बाह्य झिल्ली होती है। क्या होती है, बाह्य झिल्ली, जिसे हम बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। एक होती है यहाँ पे अंदर वाली जो है वो होती है अंतः झिल्ली। क्या होती है, अंतः झिल्ली, जिसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये दोनों जो झिल्लियां होती है इनके मध्य होता है एक गैप, एक अवकाश होता है, जिसे बोलते हैं PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये दोनों की झिल्लियों के मध्य क्या होता है, अवकाश। और अंदर की तरफ जो आपको फोल्ड दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो अभी देखना, अपन क्या करते हैं, यहां से जो बाह्य झिल्ली है PMS है और जो अंतर झिल्ली है, और यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स अधात्री। तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पे, इसका इतना सा सेक्शन ले अपन और इस सेक्शन को देखें जूम करके कि इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, किस प्रकार से जो ये अरेंज है, तो उसको अपन एक बार देखते हैं। देखना, इधर की तरफ जो है यहां पे यह अपनी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इधर जो है अपनी वो है इनर मेम्ब्रेन, अंतः झिल्ली। यह है इनर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों के मध्य मैंने आपको क्या बताया था, पीएमएस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहाँ पे क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के अंदर, तो उसके बाहर वाला भाग क्या होगा, कोशिका ध्रुव होगा, जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली होती है, उसके इधर वाला भाग जो होता है, इसको बोलते हैं सी साइड। ये जो सी लिया हुआ है, ये साइटोप्लाज्म से लिया हुआ है, इसको बोलते हैं सी साइड। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अवकाश हो गया, और साथ में क्या हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद में जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था मैट्रिक्स। क्या बताया था, मैट्रिक्स, या इसे क्या बोलते हैं, आधार। तो मैट्रिक्स जो है एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं एम साइड। क्या बोलते हैं, एम साइड। अब देखो, ये जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो जितने भी जो हमने जो घटक पढ़े थे ईटीएस के संकुल के अंदर, संकुल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके जो ईटीएस के घटक पढ़े थे, वो सारे के सारे घटक कहाँ अरेंज है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। अब देखना, उन संकुलों की क्या होती है, एक खास बात होती है कि वो सारे के सारे संकुल जो होते हैं, वो अपने जो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूं, उसको समझना। जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है जिसके अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, और प्रत्येक फ्लोर पे जो है, यहां पे एक एक जो है पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये यहाँ पे जो है सरफेस आ गया, अर्थ सरफेस। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये पहले अगर यहाँ ऊपर से इसको नीचे गिराए, ऊपर से यहां से अगर ये नीचे गिरेगा और एक अगर ये गिरेगा, तो मरने के चांस ज्यादा किसमें, इस वाले में पोटेंशियल इसका क्या है, ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे गिरेगा, जैसे स्ट्राइक होगा, यहाँ पे जो है भिड़ेगा, तो क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो है सारे के सारे जो है अलग अलग जो है चैम्बर में जो फिक्स किए हुए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल ये सारे के सारे जो है आदमी क्या है, यहाँ पे अरेंज है। ठीक है, ऐसा ही जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर होता है जितने भी जो ईटीएस के घटक है, एफ1 हो गया, एफएडी हो गया, अपने साइटोक्रोम बी हो गया, साइटोक्रोम C1 हो गया, साइटोक्रोम C हो गया, साइटोक्रोम A1 हो गया, और साइटोक्रोम A3 हो गया। ये जितने भी जो संकुल के घटक है, ये सारे के सारे यहाँ पे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी, ये अपन को जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो अब देखते हैं अपन कि यहाँ पे जो संकुल है वो कौन कौन से हैं और क्या करते हैं वो। तो संकुल देखना आप यहाँ पे, सबसे पहले बात आती है, तो वो आती है F1 की, किसकी, F1 की, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो है वो है अपने क्विनोन। कौन है, क्विनोन। यहाँ पे है FAD। अब इन सबके साथ में कौन है, आयरन सल्फर। ये ध्यान देना, यहाँ पे सबके साथ में कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। याद करो, हमने जो है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ग्राही पढ़े थे, वो पढ़ा था हमने, जो है पीएस फर्स्ट का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स वहां पे पढ़ा था। तो इन सबके साथ में कौन है, एफएस, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ये साथ में हो गया क्या, क्विनोन। फिर ये यहां से देगा किसको, साइटोक्रोम बी को। यहाँ पे जो है एक आएगा साइटोक्रोम सी। ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन वेक्टर इसको बोल सकते हैं, वाहक बोल सकते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होता है ये ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद में आता है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, C1। उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है साइटोक्रोम बी हो गया, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1 हो गया। साइटोक्रोम उसके बाद में आएगा अगला जो अपना, वो आएगा साइटोक्रोम ए। उसके बाद में जो अगला आएगा वो आएगा साइटोक्रोम A3।
तो यहाँ पे देखना ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो संकुल है कॉम्प्लेक्स है ETS के। तो ये हो गया प्रथम संकुल, प्रथम। ये वाला जो है, ये वाला हो गया संकुल सेकंड। यहां पे ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला जो है ये संकुल थर्ड, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया। ये हो गया अपना संकुल थर्ड, यहाँ पूरा का पूरा है, ये भी इसके साथ में इंक्लूड है, ध्यान देना ये सारा का सारा इसके साथ इंक्लूड है। और लास्ट में जो ये बचा है ये हो गया संकुल अपना फोर्थ। ठीक, ये जो होता है साइटोक्रोम ए। ठीक है, ये क्या है, ये जो साइटोक्रोम ए है इसके साथ में है भाई क्या, ये जो है आयरन इसके साथ में होता है, इसके साथ में जो इसके साथ अन्य जो होता है वो होता है, वैसे दूसरे जो होते हैं, मतलब क्या होता है कि जब ETS चलता है तो इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इनहिबिटिंग संधमक जो मैंने बताए थे वो क्या कर सकते हैं, अगर एंटर कर जाए, साइनाइड एंटर कर जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एंटर कर जाए, तो ये सारे क्या होते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। संपूर्ण जो ETS होता है वो एक साथ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो सकती है, आदमी की डाई हो सकती है, आदमी मरे सकता है। तो यहाँ पे जितने भी जो संकुल मैंने आपको बनाए, यहाँ पे जो प्रोटॉन है और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और ये सारे के सारे जो है ये कैसे दर्शाए गए, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पे जगह पोटेंशियल आएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इधर चलेंगे इनका पोटेंशियल जो होता है, इनका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ये हाई पोटेंशियल यहाँ पे, और लास्ट में जाते बाद में A3 के बाद में जो आएगा वो आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो आएगा ऑक्सीजन। कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ETS संपादित होता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन स्ट्रक्चर किसकी। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास किसकी, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब यहां पे ये वाली सी साइड है, ये आउटर साइड बोल सकते हो आप, बायोलॉजी बोल सकते हो, और ये इनर होगी, यहाँ पे PMS भी है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी है यहाँ पे, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये सी साइड है। और ये वाली जो है वो कौन सी है, वो M साइड है, क्योंकि ये मैट्रिक्स वाली साइड है। ठीक है, अब देखना, अब बात करते हैं रिड्यूस्ड एंजाइम जो है, जैसे NADPH2 है, ये सारे के सारे जो FADPH2 है, जो GTP है, वो किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, मतलब जो रसायन प्रासंगिक जो सिद्धांत है जो पीटर मिशेल ने दिया था, वो मिशेल वाला जो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी उसको अपन को समझना पड़ेगा, रसायन प्रासंगिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही सिद्धांत क्या करता है, बताता है कि एटीपी का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कैसे होता है। तो समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संकुल प्रथम है उसमें मैंने आपको बताया था FMN, क्या बताया था, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पे व्यवस्थित है। सबसे पहले क्या होगा, NADPH2 आएगा, NADPH2 आएगा, NADH2। ठीक है, ये NADH2 यहाँ से क्या होगा, रिडक्ट होगा NAD+ के अंदर, इसके अंदर NAD+ के अंदर। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, समझने वाला पॉइंट यहाँ पे कि जैसे ही NADH के अंदर रिडक्ट होंगे तो यहाँ पे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि NADH2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे रिडक्ट होगा, तो ये बनाएगा क्या, NAD+ प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो यहाँ पे ये रहा, ये तो यहाँ पे सीधा सीधा पड़ा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन बने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बने हैं, इनका क्या होगा वो अपन को समझना है। तो देखना, जैसे यहाँ पे 2 प्रोटॉन बने हैं, ये दोनों प्रोटॉन क्या करेगा, सबसे पहले कौन ले लेगा, इन प्रोटॉन को ले लेगा कौन, FMN, और FMN जैसे ही लेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ से FMNH2, क्या बना देगा, FMNH2 बना देगा। फिर वापस क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिडक्ट हो जाएगा। अब इसी दौरान क्या होगा कि जो Fe+3 जो है फेरिक स्टेट है, ये बदल जाएगा किसके अंदर, Fe+2 के अंदर, और ये चलता रहेगा। मतलब प्रोटॉन के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो क्या हो रहा है, यहाँ पे
मूव आउट कर रहा है ना, तो हम जानते हैं कि जो FeS जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है FeS, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण करेगा यहाँ से इसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये फेरिक स्टेट से फेरस स्टेट में चला जाएगा। अब देखना, और ये F क्या करेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन इसमें लिए इसको क्या कर देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है उसकी तरफ क्या कर देगा, पंप करे देगा। जैसे इधर पंप करेगा तो नेक्स्ट जो होता है वो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा किसके पास में, यूबिक्विनोन के पास में। यूबिक्विनोन क्या बना देगा यहाँ से, UQ। ठीक है, अभी समझना, बाद में बताएं UQS2 क्या होता है, बाद में देखेंगे, यहाँ पे बना देगा। अब इस दौरान क्या होगा वो समझना आपको, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान यहाँ पे जो एक पंप इधर आ गया, ये पंप से जो प्रोटॉन पंप से जो प्रोटॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पे कहूं कि जो विभव प्रवणता है वो क्या हो गई, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ वाला प्रोटॉन इधर आ गया, समझना। तो यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है और प्रोटॉन किधर आ गया, इधर आ गया। तो जैसे ही प्रोटॉन इधर आया तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, तो इन प्रोटॉन को वापस इधर लेके आना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक चीज अच्छे से, क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है, जो बारनुमा संरचनाएं होती है, यहाँ पे कुछ संरचनाएं पाए जाते, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इस प्रकार से, जिन्हें ऑक्सीसोम बोलते हैं, या इनको बोलते हैं बेस जो होता है वो होता है F0 और हेड क्या होता है F1। तो इसको क्या बोलते हैं, F0 F1 कण भी इनको बोला जाता है, या बोलते हैं ऑक्सीसोम, या बोलते हैं प्रारंभिक कण। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन अंदर की तरफ आया है, इधर है प्रोटॉन अंदर की तरफ, ये क्या करेगा, इसको वापस पंप कर देगा बाहर की तरफ। कहां पंप कर देगा, बाहर की तरफ। तो यहां पर समझेंगे, तो यहां पे ये ऑक्सीसोम लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से लगा हुआ है। तो ये जो दो प्रोटॉन है वापस कहां चले जाएंगे, इधर से इधर की तरफ चले जाएंगे, वापस इधर आ गए। कुल मिला के मैं कहूं कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है वो क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस हो गई। इसी दौरान जो ये प्रोटॉन होता है, इसकी जो पोटेंशियल होती है, हायर पोटेंशियल जैसे होता है, तो यहाँ पे इस पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जो एडीपी होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये दोनों क्या करते हैं, इस प्रोटॉन की जो पोटेंशियल की प्रेजेंस में यहाँ से क्या करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करे देंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो था क्या, एटीपी का प्रोडक्शन करना। लेकिन समझ रहे हैं इस चीज को कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ईटीएस में जब NADH2 जाता है, जब NADH2 ईटीएस में जाता है, NAD के अंदर क्या होता है, रिडक्ट होता है, तो एक NADH कितने एटीपी बनाता है, 3 एटीपी बनाता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास में कितने एटीपी बने, केवल 1 एटीपी बना है। मतलब अभी भी क्या है कि जो है 2 एटीपी बनना बाकी है। तो अब क्या होगा वो देखना, इधर क्या हुआ, ये प्रोटॉन इधर आ गए, एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। अभी इस प्रोटॉन के अंदर जो है इसका एग्जॉस्ट जो पोटेंशियल है वो अभी इसके अंदर निहित है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये एटीपी बनाता रहेगा। ये ध्यान रखना कि जब तक इसका जो एग्जॉस्ट पोटेंशियल है वो खत्म नहीं होगा तब तक ये एटीपी का प्रोडक्शन करता रहेगा। अब बात ये आती है कि ये इधर आ गया प्रोटॉन, तो अब क्या करेगा। अब बात आती है सबसे पहले इंपोर्टेंट, जो अगला जो घटक है वो है कौन, ये भी मोबाइल जो है इलेक्ट्रॉन करियर, ध्यान रखना, साइटोक्रोम सी के जैसे, साइटोक्रोम सी के जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन वाहक है। ये क्या करेगा, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Fe+3 के पास, और Fe+3 के बाद क्या बना दिया, Fe+2, मतलब फेरिक से क्या बना दिया, फेरस बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा वापस किसके पास में, आगे। इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, यूबिक्विनोन। कौन लेगा, यूबिक्विनोन। अब समझना, इधर जो अभी प्रोटॉन बना है, ये प्रोटॉन किधर आएगा वापस, इसके पास में, किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। क्या बनाएगा, UQH2, यूबिक्विनोन H2 बना लेगा। जैसे यूबिक्विनोन H2 बना, ये क्या करेगा, इसको किधर पंप कर देगा, इधर, ये UQ बनाएगा, वापस रिडक्ट होगा, UQ बनाएगा, तो इसको किधर पंप कर देगा, इधर की तरफ पंप करे देगा। तो 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन वापस किधर आ गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। जैसे इधर आए, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अगले वाले को देगा, मतलब Fe+3 Fe+2 इसको देगा। और यहाँ पे है क्या, साइटोक्रोम बी, क्या है, साइटोक्रोम
बी। तो इसके बाद में देखे प्रोटॉन वापस इधर आ गया पेरीमाइट्रो, मतलब ये इसके लिए क्या है, इम्परमिएबल है, वापस इधर जा नहीं सकता, वापस इधर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेडियंट क्या हो गया, वापस इम्बैलेंस हो गया जैसे पहला हुआ था। अब जैसे ही प्रोटॉन इधर आया, इस प्रोटॉन को वापस इधर ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास जो इसका रामबाण इलाज है वो कौन है, ऑक्सीजोन। अभी बताया मैंने, प्रोटॉन इधर आया, प्रोटॉन को वापस कहां पंप कर देगा, किधर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, अलादर की तरफ। तो यहाँ पे समझना इसको, यहाँ पे वापस कौन लगेगा, ऑक्सीजोन लगेगा। ये इसका F1, ये F0, ये प्रोटॉन यहां से वापस किधर जाएगा, मैट्रिक्स की तरफ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जैसे ही प्रोटॉन मैट्रिक्स की तरफ आता है तो प्रोटॉन में क्या होता है, एग्जॉस्ट पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल की प्रेजेंस में यहां से वापस एडीपी प्लस आईपी, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये क्या बना देंगे, यहां से एटीपी का प्रोडक्शन करे देंगे। वापस क्या बना दिया, यहाँ पे एटीपी बना दिए। लेकिन अब एटीपी तो बन गए, लेकिन अभी ध्यान देना कितने एटीपी बने। तो हम जानते हैं कि NADH2 कितने एटीपी बनाता है, 3। अभी कितने बने, एक और 2 ही बने। अब अगला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो है इसको आगे देखना आप, इसी के अंदर चलता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे वापस जो है साइटोक्रोम बी ने लिए, इस इलेक्ट्रॉन को वापस ट्रांसफर करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, वापस UQ लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही सेम जो है सिस्टम यहाँ पे आ गया पहले वाले की तरह। इधर जो एग्जॉस्ट जो प्रोटॉन पड़े हैं पोटेंशियल वाले वो यहीं पड़े हैं। ये प्रोटॉन यहां से कौन ग्रहण करेगा, UQ, और क्या बना देगा, UQ UbQ0H2 बना देगा। ये इधर इसको वापस UqH2 क्या बनाएगा, UQ बनाएगा, और ये प्रोटॉन किधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अब वापस इधर आ गए, वापस इधर आ गए तो हम जानते हैं कि जैसे प्रोटॉन इधर आए तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया जैसे पहला हुआ था। मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, अब असंतुलित हो गया, क्या पोटेंशियल मतलब विभव प्रवणता अभी भी क्या हो गई, इम्बैलेंस, असंतुलित हो गई। तो इसको वापस किधर लेके आना है, इधर। तो हम जानते हैं कि इसको इधर लाने के लिए कौन है, बताओ, F0 F1 पार्टिकल है, मतलब ऑक्सीसोम है। वापस इधर आया, वापस कहां ट्रांसफर कर देगा, बाहर की तरफ। बाहर का मतलब मैट्रिक्स, मतलब अदाद्रिक M साइड की तरफ क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये वापस क्या होगा, यहां से F0 F1 से होता हुआ वापस कहां आ जाएगा, मैट्रिक्स की तरफ आ जाएगा। आ गया। जैसे ही मैट्रिक्स की तरफ आएगा तो हम जानते हैं कि इसके पास में क्या है, एग्जॉस्ट पोटेंशियल है। ठीक है। जैसे जो एग्जॉस्ट पोटेंशियल उसकी उपस्थिति में वापस क्या होगा, ADP प्लस IP क्या बना देंगे, हम जानते हैं क्या बना देंगे, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देंगे। तो हम जानते हैं कि एक NADH2 कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। तो यहाँ पे देखो, एक ATP का प्रोडक्शन हो गया, 2 का हो गया, और 3 का हो गया। मतलब NADH2 ने क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन कर दिया। और यहाँ पे अब बात क्या आती है, सर ये बताओ कि ये जो 2H+ जो प्रोटॉन है, अब इनका आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है, इनके पास में जितना पावर था, जितना पावर इनके पास में था, वो सारा का सारा प्रोटॉन का पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ तो एटीपी का प्रोडक्शन NADPH2 की वजह से यहाँ पे रुक गया। मतलब अब वापस इसको आना पड़ेगा। और ये जो स्टार्टिंग के अंदर NAD के अंदर जो NADH2 NAD के अंदर जो NAD+ के अंदर जो रिडक्ट हुए थे, ये कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं क्रेब साइकिल के अंदर वापस रिड्यूस होने के लिए, क्रेब साइकिल के अंदर। क्योंकि क्रेब साइकिल में हमने पढ़ा था NAD+ क्या बना देता है, NADH2 बना देता है, डिहाइड्रोजनेज, याद है, हाँ वही बात। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ATP बन गए। अब देखते हैं कि इसका क्या होगा। ये क्या करेगा भाई, अंत में जो हाफ साइटोक्रोम K3 के बाद में जो आता है हाफ O2, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ग्रहण करे लेगा, इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन जो हम जानते हैं यहां से आगे की तरफ प्रोसेस होते रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो B के बाद में कौन सा बताया था मैंने आपको, C1। तो FeS+3 Fe+2S, और यहाँ पे साइटोक्रोम C1। C1 से आगे कहां जाएगा, C1 से आगे जाएगा, C1 से C की तरफ। अब बीच में यहाँ पे पहले जो है C आएगा, क्योंकि मोबाइल कैरियर वही है, मोबाइल कैरियर के पास आएगा, फिर जाएगा C1 के पास। C1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम A के पास,
इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आगे कहां जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास। A3 के पास जाने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे A3 के पास में जाएगा, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हाफ O2 के पास में। तो देखो ये संपूर्ण जो रिएक्शन बन रही है, आप इसको समझना आप, ये संपूर्ण जो रिएक्शन बन रही है कि हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये संपूर्ण रिएक्शन जो है ये क्या बना देगी, ओवरऑल यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, मतलब H2 बना देगी। सबसे अंतिम रिएक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि अंत में हो रही है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर मान लो कि अगला जो रिडक्टेंट एंजाइम से FADH2 ये आ गया, तो ये कहां से एंट्री करेगा, सबसे पहले ये कहां से एंट्री करेगा, ध्यान देना। अगर ये यहां से एंट्री करता है तो पहली बात तो मैंने आपको जो बताई थी कि हर एक जो ETS का जो घटक होता है संकुल के अंदर, उसकी फिक्स क्या होती है, पोटेंशियल होती है, और वो पोटेंशियल के हिसाब से क्या करता है, मैचिंग करता है, वहां पे एंटर होता है। तो इस FADH2 की जो मैचिंग होती है कहां से एंटर करेगा, तो इसकी मैचिंग होती है कहां पे, यहाँ पे। NADH2 जस्ट अगला वाला स्टेप है UQH2, यहाँ पे इसकी एंट्री होती है। तो जैसे ही यहाँ पे इसकी एंट्री होगी FADH2 की, तो ये आपको पता है कि ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा FAD+ के अंदर। FAD+ के अंदर बदलेगा तो इसका प्रोटॉन इसने भी निकाल दिए 2, वो इधर आएंगे, फिर इसको ऑक्सीजन इधर लेके आएगा, ATP फॉर्म कर देगा, अगला स्टेप चलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP फॉर्म। तो एक FAD कितने ATP बना रहा है, कितने बना रहा है, 2 ATP बना रहा है, मतलब ETS में ये क्लियर हो गया, कितने ATP बना रहा है, 2 ATP बना रहा है। तो ये संपूर्ण था हमारा क्या, ETS। अगर आपको ETS संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।